आज देश तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है। खास तौर पे वैश्विक और आर्थिक स्तर पर चुनौतियां कुछ ज़्यादा ही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व वरिष्ठ प्रशासक, राजनीतिज्ञ, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अफगानिस्तान में जो हालात हैं, भारत ने बहुत विकास के कार्य वहां पर किए, उसके बावजूद भारत को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ हुई है देश से? देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान गया था जब मैं विदेश मंत्री था, और मैंने पाया कि अफ़गानिस्तान के लोगों में, वहाँ के आवाम में, आम जनता में भारत के लिए बहुत प्यार है। जितना प्यार भारत के लिए उनके लोगों में है, मैं समझता हूँ कि शायद उतना किसी और दूसरे देश के लिए नहीं है। तो ये एक नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात जो है वो ये है कि आपने ठीक कहा कि हम लोगों ने बहुत विकास का काम किया है। मैं स्वयं जब हेरात गया था तो वहाँ लोकल गवर्नर थे इस्माइल खां। उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग हमारा सलमा डैम बनवा दीजिए। तो मैंने लौटकर तुरंत कार्रवाई की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना और सलमा डैम बना। आज फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है उसको। फिर हम लोगों ने मैंने ही पहल करके वहाँ जो उन लोगों की पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो बनवाई, कृषि के क्षेत्र में, ताकि वो अफीम की खेती ना करें। इसलिए हम लोगों ने बहुत काम किया। ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, वहाँ उनकी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें जो हैं, अफ़गानिस्तान की जनता के मन में भारत के लिए प्यार, और नंबर दो, हम लोगों ने 20 साल में जो विकास का काम किया है वो हमारे एसेट हैं अफ़गानिस्तान के मामले में। इसलिए हम लोगों को बेझिझक अपनी एक नीति घोषित करनी चाहिए अफ़गानिस्तान के बारे में। क्या नीति हो, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। नंबर एक उसका बिंदु हो कि हम अफ़गानिस्तान की जनता के साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे जनता के साथ। नंबर दो, अगर कोई फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का प्रयोग करके अगर वहाँ पर सरकार बनाता है तो भारत उस सरकार को मान्यता नहीं देगी। ये साफ तौर पर कहना चाहिए। नंबर तीन, कि वहाँ पर हम चाहेंगे कि प्रजातंत्र लागू हो, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो लागू हों, महिलाओं के लिए जो कद्र होना चाहिए वो लागू हो। और इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हो और चुनाव के माध्यम से वहाँ की सरकार चुनी जाए। और इस प्रकार अगर सरकार चुनी जाती है तो उस सरकार को मान्यता देने में हमको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बल प्रयोग करके कोई सत्ता पर काबिज हो जाता है तो हमें साफ शब्दों पर कहना चाहिए कि हम उसके पक्ष में नहीं हैं। तो इसलिए आज हम जहाँ खड़े हैं, हमने बहुत वेट एंड वॉच कर लिया। आज मैं ज़ोर दे के इस बात को कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, जिस पर हमको अपने पॉलिसी जो है अफ़गानिस्तान के प्रति, उसको आधारित करके, बेस करके हमको अपनी नीति की घोषणा करनी चाहिए। आज़ादी के बाद से देखा जाए तो रूस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, रूस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। लेकिन 1990 के बाद भारत का अमेरिका से जो नज़दीकी हुआ वो फ़ायदेमंद साबित हुआ या नुकसानदेह? नहीं, मैं चाहूँगा आपको ये बताना कि विदेश नीति में हम सारे मुल्कों के साथ चाहते हैं कि हमारी दोस्ती रहे। रूस हमारा बहुत विशेष दोस्त रहा है और हर मौके पर रूस काम आया है, अमेरिका नहीं काम आया। जब अमेरिका भी भारत का विरोध करता था तो सिक्योरिटी काउंसिल में कौन खड़ा होता था भारत के लिए? रूस खड़ा होता था। इसलिए रूस के साथ हमारी जो मित्रता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने देना चाहिए। अब ये ज़रूर है कि भारत की नज़दीकी अमेरिका से हाल के दिनों में इतनी बड़ी है कि उससे किसी पुराने मित्र को एक शक होगा कि पता नहीं ये लोग वहाँ जाकर उसकी गोद में बैठ रहे हैं तो हमारे रिश्तों का क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें मौके का फ़ायदा उठाकर रूस को बताना चाहिए
कि उनके साथ हमारी जो दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है, उसमें कोई खटास नहीं आएगी, उस रिश्ते में कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। ये आश्वासन हमको रूस को देने की ज़रूरत है आज के दिन। तालिबान का जिस तरीके से रूस, पाकिस्तान और चीन साथ दे रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, चीन और पाकिस्तान दोनों के बारे में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अभी जो 2-3 बातें मैंने आपके सामने रखी, उनकी विदेश नीति में इन बातों का कोई भी स्थान नहीं है। वो जहाँ अपना हक देखेंगे वहाँ पर वो वैसे ही करेंगे। उनके विदेश नीति में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोग उसी रास्ते चले। हमने जैसा आपसे कहा कि अफ़गानिस्तान में हमारे लिए बहुत इज्जत है लोगों के मन में, वो चीन के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसलिए वो जो करना चाहते हैं करें। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम ज़रूर उनसे अलग दिखें आगे चलकर भी। नंबर 3 कि रूस के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान के बारे में रूस से हमको बात करनी चाहिए, करा भी है शायद भारत सरकार ने। और रूस के साथ मिलकर हमको एक नीति बनानी चाहिए ताकि उनकी नीति जो अफ़गानिस्तान में है और हमारी नीति जो अफ़गानिस्तान में है, उसमें बहुत फ़र्क नज़र नहीं है। इसके अलावा अगर मोनेटाइजेशन की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक योजना लेकर आई हैं, जिसको लेकर पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इसका असर देश की जनता पर अच्छा होगा, बुरा होगा। इस पर आपका नज़रिया क्या है? पहले तो डीमोनेटाइजेशन किया इस सरकार ने, अब वो मोनेटाइजेशन कर रही है। दोनों गलत कदम थे। डीमोनेटाइजेशन से भारत की अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हुआ, मैं आपको जल्दी में एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन के पहले भारत की अर्थव्यवस्था का सालाना विकास दर जो था वो 8% से ऊपर था। डीमोनेटाइजेशन के बाद वो गिरते गिरते 4% पर आ गया। और मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ। कोविड में तो हम -8 पर चले गए, लेकिन उस गिरावट का कारण क्या रहा? उस गिरावट का कारण रहा डीमोनेटाइजेशन, जो बिल्कुल ही, मैं क्या कहूँ, बिल्कुल ही बेकार कदम उठाया गया था। अब ये जो मोनेटाइजेशन का नया फार्मूला चल पड़ा है, इसके 7 साल से एक सरकार भारत में अपनी सरकार चला रही है। ये उस सरकार की अटर फेलियर का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो ये कह रहा है कि भाई हम कुछ नहीं चला सकते, इसलिए हम तुमको देते हैं, तुम चला लो। हम इसमें से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तुम शायद फ़ायदा उठा पाओगे, इसलिए तुम उस फ़ायदे का जो तुमको फ़ायदा होगा, वो उसका एक भाग हमको अभी शुरू में ही दे दो। तो ये मोनेटाइजेशन का मूल उद्देश्य है। मैं इसको बिल्कुल ही गलत कदम मानता हूँ। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन गलत काम था, उसी तरह मोनेटाइजेशन भी गलत काम है। कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि 70 सालों में देश ने जो संपत्ति बनाई, उसको मोदी सरकार अपने 3-4 उद्योगपतियों को बेच रही है। बिल्कुल, मैं उससे अग्री कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है कि पैसे इकट्ठे करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे कदम हैं, लेकिन ये मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स वो उसमें नहीं है। और अभी कोई इन्होंने उसके कायदे कानून पब्लिक डोमेन में नहीं लाया है। क्या मान लीजिए कि कोई भी परिसंपत्ति है, अगर प्राइवेट सेक्टर को हम दे देते हैं उसको 4 साल के लिए या जितने साल के लिए, तो वो क्या करेगी? उससे जो सेवा देश की जनता को मिल रहा है, उसकी कीमत बढ़ा देगी, सेवा देना बंद कर देगी। इसमें विदेशी भी आने वाले हैं और विदेशियों के लिए भी खुला है, तो विदेशी किस मकसद से आएंगे? क्या ये परिसंपत्तियों को विदेशियों के हवाले करनी चाहिए? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में सरकार ने भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये आइडिया अपने आप में ही गलत है। आप 2009 में चुनाव लड़े, जीते, 2014 में आपको टिकट नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही? देखिए, ये पता नहीं कहाँ से ये एक लोगों के मन में भ्रांति है कि 2014 में मुझे टिकट नहीं मिला। ये बिल्कुल गलत बात है। जब टिकटों का फैसला हो रहा था, तब आप पूछिए, राजनाथ सिंह जो हैं
वो बार बार वहाँ से हमको फ़ोन करके कह रहे थे, क्योंकि उनसे मैंने कह दिया था कि अब कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो पार्टी के अध्यक्ष थे। तो वो बार बार मुझसे फ़ोन करके ये कह रहे थे कि नहीं, सब लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि आप एक बार कम से कम चुनाव लड़ लीजिए, ये चुनाव लड़ लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। और मैंने साफ तौर पर उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं 2014 का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैंने स्वयं ऑप्ट आउट किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरी टिकट काटने की हिम्मत किसी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। मैं इतना कमज़ोर नहीं था भारतीय जनता पार्टी में कि वो मेरा टिकट डिनाई कर देते, टिकट काट देते, और उस सीट से वो सीट उनके लिए निकल जाती। तो बीजेपी छोड़ने के पीछे वजह क्या थी? बीजेपी छोड़ने के पीछे जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि मुझे लगा कि 2014 के बाद बीजेपी बिल्कुल गलत रास्ते पर चल पड़ी है, जिस रास्ते पर मैं उनके साथ नहीं चल सकता था, और इसीलिए मैंने सोचा कि उनसे मैं अलग हो जाऊं। आप वाजपेयी जी के साथ भी काम कर चुके हैं। उस समय जो उनकी कश्मीर नीति थी और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कश्मीर नीति है, उसमें आप कितना फर्क देखते हैं, और आपके लिहाज से कौन सी नीति ज़्यादा बेहतर थी? देखिए, आसमान ज़मीन का अंतर है। आपको वाजपेयी जी का वो मशहूर वक्तव्य याद होगा, जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसका समाधान होगा जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के आधार पर। इन 3 लफ्ज़ों में वाजपेयी जी ने पूरी पॉलिसी देश के जनता और दुनिया के सामने रख दी। कश्मीरियत माने कश्मीर के उसके जो सिविलाइजेशनल सभ्यता के वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, वो एक आधार, इंसानियत जो सबसे बड़ी चीज़ है, और जमहूरियत जो प्रजातंत्र है, इसके आधार पर कश्मीर की नीति उन्होंने चलाने का प्रयास किया। और मैं आपको बताऊं, मैं कश्मीर कई बार गया हूं। आज भी अगर एक किसी प्रधानमंत्री के लिए कश्मीर के आवाम में सबसे ज़्यादा इज्जत है तो वो वाजपेयी के लिए है, क्योंकि वो लोग खुश थे उनकी इस नीति से। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ सरकार में थी, केंद्र में, तो मुफ्ती साहब के साथ हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध था। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि उस समय भी दुराव था जैसे आज है। आज कश्मीर के लोग भारत सरकार के साथ नहीं हैं, और हमारे जैसे लोग जो बार बार कश्मीर जाते हैं, वो वहाँ के लोगों को यही कहने के लिए जाते हैं कि भारत सरकार भारत नहीं है, भारत सरकार गलत रास्ते पर जा रही है, लेकिन भारत के लोग आपके साथ हैं, और इसलिए आपके साथ जो भी अन्याय हो रहा है वो किसी न किसी दिन जब सरकार बदलेगी तो ये सब दूर होगा। मोदी सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि मोदी सरकार को ये समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा शांति तो कब्रिस्तान में होती है, वहाँ तो कोई शोरगुल होता नहीं है। तो क्या हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में कब्रिस्तान की शांति हो? आज जो हम देख रहे हैं वो कब्रिस्तान की शांति है जम्मू और कश्मीर में। आप अभी तृणमूल कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष के पद पर हैं। तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो ऐसी कौन सी नीति थी जिससे आप प्रभावित होकर टीएमसी में शामिल हुए सर? नीति उनकी बहुत सारी थी। उन्होंने 10 साल तक लगभग शासन किया था बंगाल के ऊपर, और बहुत सारा अच्छा काम किया उन नीतियों का अनुसरण करके, और शायद उसी का नतीजा है कि तीसरी बार बीजेपी के सारे प्रयासों के बावजूद तीसरी बार उनको सत्ता मिला, और बहुत ज़बरदस्त उनकी जीत हुई बंगाल में। तो एक तो वो फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि जिस तरह आक्रमण बोला बीजेपी ने ममता जी के ऊपर, ऐसा लगा कि जैसे ये महिला जो है ये उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है या बन सकती है, इसलिए इसको यहीं समाप्त कर दो। वो सही मैंने नहीं माना। वो मैंने माना कि बहुत गलत नीति है। मैंने महसूस किया कि ममता जी को और टीएमसी के हाथों को हमको मजबूत करना चाहिए, और इसीलिए चुनाव के दरमियान में टीएमसी में गया।
इसके अलावा अगर अन्नदाता की बात करें तो पिछले कई महीनों से सड़कों पर है। अन्नदाता अपनी डिमांड रख रहे हैं कि जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि बातचीत तो करेंगे लेकिन कानून वापसी नहीं होगा। जिस तरीके से वो सड़कों पर बैठे हैं पिछले कई महीनों से, आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? दोषी कौन? विशुद्ध रूप से भारत सरकार को। एक तो उन्होंने जोर जबरदस्ती करके वो तीनों काले कानून पास कराए। किसके लिए पास कराए? देश के किसानों के लिए कहते हैं। किसान ही जब नहीं चाहता है तो इस कानून का मतलब क्या है? लेकिन उस कानून के पीछे जो मंशा इनकी थी वो भारत का किसान उसकी बेहतरी नहीं थी। इनकी मंशा ये थी कि किसानी अर्थव्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से कुछ चंद घरानों के जो कॉरपोरेट्स हैं उनके हाथ में दे दिया जाए। आज सबको पता है कि देश में किस कदर महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं, छोटे छोटे जो उद्योग होते थे वो बंद हो चुके हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, खाने को कुछ है नहीं। सरकार कहती है कोरोना संक्रमण का असर है। आपको क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? विशुद्ध रूप से भारत की सरकार है। मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया कि कैसे 8% से ऊपर से हमारा विकास दर घट के 4% पर आ गया था। कब? कोविड के पहले लगातार उसमें गिरावट शुरू हो गई थी 2017-18 से। तो वो इनकी कोई नीति ऐसी नहीं बनी जो उसको रोक सकती थी, उसको थाम सकती थी। इसलिए अर्थव्यवस्था में गिरावट होती चली गई। अर्थव्यवस्था में जब गिरावट आती है, मैं आपको बताऊं कि 4% हम कहते हैं कि घट गई, हमारा ग्रोथ रेट घट गया। 4% ग्रोथ रेट घटने का मतलब हो जाता है 16 से 20 लाख करोड़ रुपया। 16 से 20 लाख करोड़ रुपया घट गया तो आमदनी किसकी गई? जो पहले आमदनी थी देश की उसमें गिरावट आई है। आपकी आमदनी थी, हमारी आमदनी थी, जो रोज़ कमा रहा था उसकी आमदनी थी। और उसके बाद इन लोगों ने बिल्कुल बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। और लॉकडाउन लगाने का असर क्या हुआ आपने देखा उन मज़दूर परिवारों को जो कैसे पैदल जहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल लौटने के लिए मजबूर हुए। तो क्यों किया है? सरकार ने ही किया है ये काम। बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाना, बिना कोई सेफ्टी नेट के लॉकडाउन लगाना। तो इस सरकार की अर्थनीति के बारे में जितना कहा जाए, जितनी शिकायत की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि इसने अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अगर आपकी बात करें तो संसद के मॉनसून सत्र से पहले आपने कोशिश की तमाम विपक्षी दल एक सुर में होकर जो खामियां हैं देश में उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्या आपको लगता है कि उसमें आप सफल हो पाए? नहीं, मैं उन चंद नहीं कई लोगों में हूँ जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल एक साथ आएँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब पार्लियामेंट का सत्र आया तो उसमें कम से कम फ्लोर कोऑर्डिनेशन विपक्षी दलों का पहले के मुकाबले बहुत बेहतर था और उन्होंने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी सरकार के खिलाफ। तो इसलिए यही कहना कि सफलता नहीं मिली वो ठीक नहीं होगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या हम लोगों को चेंजेस करने हैं जिसमें कि और कारगर हो। इसके अलावा सर, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जब से विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तब से लेकर सरकार बनने के बाद से लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती रही कि वहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें बहुत ज़्यादा मारे गए। हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है तो कोर्ट का आदेश है। नहीं, बीजेपी अब न कह रही है कोर्ट का आदेश है। पहले तो कोर्ट का आदेश नहीं था, पहले तो बीजेपी ही कह रही थी इस बात को। देखिए, आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के गृह मंत्री, जिस तरह उनकी करारी हुई बंगाल में, हार हुई, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ये प्रजातंत्र में ये लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने नहीं उसको स्वीकार किया। नहीं स्वीकार किया तो डे 1 से वो लगातार ममता के लिए परेशानी खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है
उसके अध्यक्ष कौन है? वो वही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं जिन्होंने मोदी जी की मौजूदगी में कहा था कि ही इज़ ए विजनरी लीडर, ही थिंक्स ग्लोबली एंड एक्ट्स लोकली। उनके मुंह पर उनकी तारीफ के पुल बांधे थे जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। क्या उनको ये शोभा देता था? बहुत बदनामी कराई उन्होंने जुडिशरी की ये सब बातें कह के। उसके बाद उनको रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड ये मिला कि उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। अब वो ह्यूमन राइट्स कमीशन का आज दुरुपयोग हो रहा है। वो लोग जा रहे हैं बंगाल में, टीम भेज रहे हैं। अब वो ये सब बातें कह रही है और उसके बाद ठीक है, वहाँ पर उन्होंने हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन क्या सीबीआई जांच निष्पक्ष होगी? क्या सीबीआई वो तोता नहीं है जो पिंजड़े में बंद है भारत सरकार के? तो उस सीबीआई से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करेगी? तो ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, उसका दुरुपयोग हुआ, सीबीआई का दुरुपयोग होगा और सब दुरुपयोग करके वो किसी तरह ये प्रूव करना चाहते हैं कि बहुत हिंसा हुई बंगाल में और बीजेपी वालों को बहुत, कितने सारे टीएमसी के नेता मारे गए वहाँ पर, वर्कर मारे गए। इसका कोई हिसाब है इनके पास? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल। मैंने कहा उन्होंने हार स्वीकार की नहीं, उन्होंने लोगों के फैसले को स्वीकार नहीं किया, जनादेश को स्वीकार नहीं किया और इसलिए बदले की भावना से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। तमाम दल के लोग वहां पर उपस्थित रहे, उनको बताया गया कि हालात के बारे में। लेकिन ज्यादातर लोग सरकार के साथ तो हैं, लेकिन सरकार द्वारा बताई गई बातों से सहमत नहीं है। जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये मानता हूँ कि उसमें प्रधानमंत्री जी को स्वयं उपस्थित होना चाहिए था। वो उपस्थित नहीं हुए, इसका मतलब कि इस बैठक को उन्होंने वो महत्व नहीं दिया जो महत्व उनको देना चाहिए था। अगर वाजपेयी जी होते तो वो स्वयं इस बैठक को बुलाते, स्वयं उसमें उपस्थित होते। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने अपनी पॉलिसी एक्सप्लेन की, बैठक लंबी चली, बाकी लोगों की बात आपने सुनी, क्या बातचीत हुई, लोगों ने क्या बताया मुझे नहीं पता है। लेकिन मुख्य रूप से हमें सब लोगों को विश्वास में लेते हुए अपनी एक राष्ट्रीय नीति अफगानिस्तान के लिए बनानी चाहिए और उसके मुख्य अंश का मैंने वर्णन आपके सामने कर दिया है। वर्तमान हालात जो देश का है, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार सही दिशा में चल रही है देश की जनता के विकास को लेकर? नहीं, विकास को लेकर उनको मैंने आपको आंकड़े दिए ये साबित करने के लिए कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाने का काम किया है, ऊपर ले जाने का काम नहीं किया है। और अगर अर्थव्यवस्था में गति नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा कि लोगों की आय घटेगी, जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और लोगों की जो परेशानी है रोज़मर्रे की वो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा जी से, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।